मैं भारतीय शिल्प संस्थान में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ। आज इस मूक श्रृंखला में हम बात करेंगे नमदा की, जो कि राजस्थान की एक परंपरागत शिल्पकला है। नमदा राजस्थान का परंपरागत शिल्प। भारत के दस्तकारी उत्पाद आधुनिक तकनीकों और पारंपरिक शिल्प कौशल के संयोजन के माध्यम से बनाए जाते हैं। शिल्प न केवल भारतीय विरासत के वाहक हैं, बल्कि आधुनिक डिजाइन नवाचारों की नींव भी हैं। भारतीय हस्तशिल्प की आत्मा इसकी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत में निहित है। अपनी विशाल विविधता और सदियों से फैले इतिहास के साथ भारतीय सभ्यता ने असंख्य अनुष्ठानों, वस्तुओं, कला रूपों और प्रदर्शनों में व्यक्त रंग, संरचना और रूप की अपनी भाषा विकसित की है। विविध राजस्थानी शिल्प बेहतरीन काम एवं शिल्प का प्रदर्शन करते हैं, जहां आधुनिक वस्त्रों से लेकर उत्कृष्ट डिजाइन आदि तक पाए जाते हैं। ये सभी अद्वितीय शिल्प कौशल के उत्पाद हैं। कला, कलात्मकता और मौलिकता एक दूसरे के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है, और ऐसा ही एक उदाहरण टोंक के नमदा निर्माताओं द्वारा परिलक्षित होता है, जो इस पारंपरिक नमदा शिल्प के माध्यम से अपनी कल्पना को ठोस आकार देते हैं। प्रस्तावना। राजस्थान का टोंक शहर देश विदेश में नमदों के शहर के रूप में विख्यात है। इसी कारण टोंक को नमदों का शहर या नमदा नगरी भी कहा जाता है। गुणवत्ता के कारण टोंक के नमदों की मांग भारत में ही नहीं वरन देश विदेश में है। नमदा एक स्थानीय शब्द है, जिसका इस्तेमाल फेल्टेड वूल फ्लोर कवरिंग के लिए किया जाता है। ये ऊन से बनी पारंपरिक फर्श कवरिंग है, जिसमें ऊन का मोटा किस्म इस्तेमाल किया जाता है। समृद्ध रंग और उत्तम डिजाइनिंग हस्तशिल्प नमदा की पहचान है। नमदा मूल शब्द नमता से आया है, जो एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है ऊनी सामान। नमदा बनाने का अभ्यास कई संस्कृतियों में एक शिल्प के रूप में किया जाता है, विशेष रूप से एशिया के कई देशों में, जैसे कि फारस, अफगानिस्तान, ईरान एवं भारत में। भारत में कच्छ, कश्मीर और राजस्थान में कई जगहों पर इस शिल्प का अभ्यास होता है। नमदा शिल्प के विषय में। नमदा एक बोलचाल की शब्दावली है, हाथ से बने फेल्टेड फैब्रिक का नाम, जो भारत में प्रचलित है। ऐतिहासिक लोक कथाओं के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि नमदा की उत्पत्ति मंगोल नेता चंगेज खान के समय में हुई थी। वह सैनिकों के लिए दूध, मांस और ऊन उपलब्ध कराने के लिए भेड़ों को युद्ध के मैदान में ले जाते थे। भेड़ के ऊन का उपयोग बिस्तर के लिए किया जाता है, और कई उपयोगों के बाद गंदगी को धोते समय नमदा अंतिम परिणाम है जो हमें मिलता है। पीढ़ी दर पीढ़ी इस शिल्प को आगे बढ़ाया गया, जिसके कारण नमदा एक महत्वपूर्ण शिल्प के रूप में उभर कर आया। मंगोलों और मुगलों के शासन के साथ ये शिल्प भी भारत में फैल गया। इसको मुसलमानों के साथ साथ उन हिंदुओं द्वारा भी अपनाया गया जिन्होंने इस्लाम धर्म अपना लिया था। कश्मीर, गुजरात और राजस्थान भारत में नमदा के ज्ञात समूह हैं। राजस्थान में नमदा का इतिहास। जयपुर से लगभग 98 किलोमीटर दूर टोंक पहले से ही अपनी बीड़ी, कालीन और खरबूजों के लिए जाना माना शहर है। नमदा ने इसकी ख्यातियों की सूची में एक और आयाम जोड़ दिया है। हालांकि ऐसा माना जाता है कि इसका मूल फारसी रहा होगा, पर एक बार जब भारतीय शिल्पकारों ने इस शिल्प को उठाया तो इन्होंने इसे अपना ही बना लिया। उनके विशिष्ट डिजाइनों के उपयोग से इसे बनाना बहुत अलग है। राजस्थान देश के कच्चे ऊन का लगभग 40% उत्पादन करता है, और यह क्षेत्र लगभग 30 लाख व्यक्तियों की मदद भी करता है। ऐसा कहा जाता है कि भारत में केवल 2 नमदा बनाने के केंद्र हैं, कश्मीर में श्रीनगर और राजस्थान में टोंक। ऊन की विशेषताएं। प्राकृतिक यूवी संरक्षण, जीवाणुरोधी और रोगाणुरोधी गुण, दाग प्रतिरोधी। ऊन की देखभाल करना आसान है। ऊन आपको सर्दियों में गर्म रखता है। ऊन गीला होने पर भी इंसुलेट करता है। ऊन टिकाऊ है। मोटिफ या पैटर्न। परंपरागत रूप से फूलों से प्रेरित मोटिफ और पैटर्न का बार बार उपयोग किया जाता था। अब वर्तमान समय में ज्यामितीय आकृतियों और समकालीन डिजाइनों को भी देखा जा सकता है। रंग। परंपरागत रूप से उपयोग किए जाने वाले रंग हैं
काला, मरून, हरा, भूरा। डिजाइनरों के हस्तक्षेप के बाद रंगों की एक विस्तृत श्रृंखला पेश की गई है। उनमें से कुछ लोकप्रिय रंग हैं गुलाबी, लाल, हरा, नारंगी, काला, सफेद, स्लेटी एवं भूरा। नमदा के अभिन्यास। नमदा के कुछ सामान्य तथा प्रचलित लेआउट एवं आकार आयताकार और गोलाकार हैं। बहुत सारे फूलों या संकेंद्रित वृत्तियों के साथ ये बनाए जाते हैं। नमदा के निर्माण के लिए कच्चा माल। पहला, ऊन। ऊन मुख्य रूप से राजस्थान में विभिन्न स्थानों से प्राप्त किया जाता है। उनमें से कुछ हैं मालपुरा, केकड़ी, बीकानेर, देवली, जोधपुर, ब्यावर, सीकर, बाड़मेर, जैसलमेर, जैतारण, अलवर और अजमेर। कई बार ग्राहक अपना ऊन भी लेकर आते हैं। पहले नमदा कारीगर अपनी भेड़ पालते थे और कच्चा माल प्राप्त करने के लिए साल में 2 बार उनके ऊन को कतरते थे, लेकिन अब वे ऊन विक्रेताओं पर निर्भर हैं। 3 प्रकार के ऊन का उपयोग किया जाता है, वर्ग ए, बी और सी। वर्तमान समय में ऊन को कभी कभी कार्डेड कपास के साथ भी मिलाया जाता है। दूसरा, नमदा सबन या साबुन। ये टोंक में स्थानीय रूप से उपलब्ध साबुन है। इसका उपयोग बांधने के साथ साथ नमदा की धुलाई में भी किया जाता है। तीसरा, रंग। नमदा बनाने की प्रक्रिया में सिंथेटिक रंगों का प्रयोग किया जाता है, जो जयपुर, पाली, भीलवाड़ा, दिल्ली और सूरत से लाए जाते हैं। ऊन की रंगाई में मुख्य रूप से आलमी रंगों का उपयोग किया जाता है। चौथा, तेजाब या एसिड। रंगाई में प्रयुक्त होने वाला ये तेजाब स्थानीय बाजार में आसानी से मिल जाता है। पांचवा, तिल का तेल, अलसी का तेल, नमक और फिटकरी। ये रंगाई में इस्तेमाल होने वाले कुछ अन्य तत्व हैं। छठा, लेई, जो कटे हुए डिजाइनों को पीपली में चिपकाने के लिए एडेसिव के रूप में प्रयोग किया जाता है, उसे हम लेई कहते हैं। स्थानीय रूप से ये मैदे और पानी से तैयार करते हैं। नमदा बनाने में इस्तेमाल होने वाले उपकरण। उपयोग किए जाने वाले कुछ पारंपरिक उपकरण की सूची ये है। धून, ऊन की सफाई के लिए उपयोग किए जाने वाला उपकरण। पुंजा, फूले हुए ऊन को बाहर निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला उपकरण। सीख झाड़ू या ब्रश झाड़ू। रॉड, पाइप, डंडी या छड़ी। केटली या लोटा। डब्बा, तराजू, लस्सी, कैंची, मोजा, कुटाई मशीन या मिलिंग मशीन। बिनाई मशीन या कार्डिंग मशीन। बॉयलर, सुखाने की मशीन। नमदा निर्माण प्रक्रिया विस्तार पूर्वक। पहला स्टेप, छटाई और धुलाई, ऊन की कार्डिंग या सफाई। पुरुष और महिलाओं द्वारा सबसे पहले ऊन को हाथों से साफ किया जाता है। ऊन को रंगों की गुणवत्ता के अनुसार अलग किया जाता है। भेड़ के शरीर के वो अंग जो घर्षण से सुरक्षित होते हैं, उन ऊनों की गुणवत्ता बेहतर होती है। ऊन को अलग अलग ग्रेड के अनुसार अलग करने में आमतौर पर 3 से 4 लोगों का श्रम लग जाता है। ये कार्य मुख्य रूप से महिलाओं द्वारा ही किया जाता है। समकालीन समय में मशीनीकरण के कारण कई शिल्पकार कार्डिंग मशीन का उपयोग करने लग गए हैं। पारंपरिक रूप से इन्हें पिनाई मशीन के रूप में जाना जाता था। सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले ऊन को अलग करके रखते हैं, जिसको बाद में डिजाइन बनाने के लिए उपयोग करते हैं। एप्लीक के लिए कटआउट पैटर्न्स। ऊन की गुणवत्ता उसके स्पर्श, फाइबर की ताकत और रंग से निर्धारित की जाती है। निम्न गुणवत्ता वाले ऊन का उपयोग वास्तव में इसके बेस बनाने के लिए किया जाता है। यहाँ से इसे आगे सफाई के लिए ले जाते हैं, जहाँ अशुद्धियों को दूर करने के लिए इसमें मिट्टी का तेल मिलाया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया को हम धुलाई कहते हैं। दूसरा स्टेप, रंगाई। ऊन की रंगाई स्वयं शिल्पकार द्वारा ही की जाती है। इस प्रक्रिया में तेजाब, फिटकरी, तिल या अलसी का तेल एवं सामान्य नमक का भी उपयोग किया जाता है। शिल्पकार फिटकरी के पानी में एसिड को पतला करते हैं। उसके बाद उसमें ऊन को डालते हैं और इसे एक पारंपरिक चूल्हे पर आधे घंटे के लिए गर्म करते हैं। इस धातु के बर्तन को देगची का नाम दिया गया है। आजकल कुछ नमदा निर्माताओं द्वारा रंगाई मशीनों का भी उपयोग किया जाता है, जिन्हें बॉयलर बोलते हैं। ऊन को रंगने के बाद उसे एक छड़ी की मदद से निकालकर धूप में सुखाने के लिए रख दिया जाता है।
कुछ शिल्पकार नमदा शीट को फेल्टिंग के बाद तैयार करते समय रंगों का सहारा लेते हैं। तीसरा स्टेप, बिछाई। ऊन को समतल करना और बिछाना। सबसे पहले शिल्पकार नमदा के लिए चटाई या खद्दर के कपड़ों को आधार के रूप में फैलाते हैं। धूल से साफ किया गया ऊन अब चटाई की सतह पर 2 छड़ियों पर फैला हुआ है और पूंजा का उपयोग ऊन को समान रूप से चटाई के पूरे फैलाव पर बिछाने के लिए किया जाता है। फिर गर्म साबुन के पानी को केतली या लोटे की मदद से छिड़का जाता है। उसके बाद गीले ऊन को एक पाइप या एक छड़ी पर घुमाया जाता है। चौथा स्टेप, घुटाई, रोलिंग और फेल्टिंग की प्रक्रिया। रोलिंग के बाद रोपिंग की जाती है। इस पूरी प्रक्रिया को घुटने टेक कर और ऊन को व्यवस्थित रूप से घुमाकर एवं मैटिंग करके किया जाता है। रोलिंग को फ्रेम की स्थिति में स्थापित करके ये प्रक्रिया समाप्त करी जाती है। पांचवा स्टेप, साबुन लगाना या साबुन लगाना। बेलने के बाद नमदा को खोला जाता है और साबुन के पानी को फिर उस पर छिड़का जाता है। हाथ से खून ना बहे इसलिए कारीगर मोज़ों का इस्तेमाल करते हैं। बेलने के बाद नमदा को सुखाया जाता है। एक नमदा को सुखाने के लिए गर्मियों में लगभग 3 दिन और सर्दियों में लगभग 10 दिन लगते हैं। छठा स्टेप, सांचा बैठाना या फ्रेम लगाना। शिल्पकार साध नमदे की धारियां काटते हैं। इनसे बने डिजाइन के खाके को कारीगर चटाई पर बिछा देते हैं। ग्रिड में बने रिक्त क्षेत्रों को भरने की आवश्यकता होती है और इसके लिए कारीगर को रंगीन ऊन का इस्तेमाल करना पड़ता है। सातवां स्टेप, सांचा भराई, फ्रेम को रंगों से भरना। फ्रेम के भीतर की जगहों को रंगे हुए ऊन का उपयोग करके भर दिया जाता है। इसके बाद नमदे के नीचे का भाग बनाने के लिए पूरी सतह को कच्चे ऊन से भी भरा जाता है। आठवां स्टेप, घुटाई, नमदा की रोलिंग। गर्म साबुन के पानी को सतह पर समान रूप से छिड़का जाता है। नमदा का सामने वाला भाग प्लास्टिक की चादर से ढका जाता है। सादा नमदे के निर्माण में उपयोग किए जाने वाले वही प्रक्रियाएं दोहराई जाती हैं। 9वां स्टेप, धुलाई, परीक्षीकरण और धुलाई। बेले हुए नमदे को खोलने के बाद कुछ ऊन खाके की चिन्हित सीमाओं से बाहर फैल जाता है। नमदे को फिर धोने के लिए नदी या नाले में ले जाया जाता है और अंत में धूप में सुखाया जाता है। कभी कभी यंत्रीकृत बॉयलर की भी मदद से सुखाया जाता है। फिर तैयार की गई चादरों को कई प्रकार की सतह अलंकारों के द्वारा और सुंदर बनाया जाता है। डिजाइन में मूल्यवर्धन, पीपली और कढ़ाई। सतह की सजावट पीपली और कढ़ाई द्वारा की जाती है। पीपली के लिए पतले प्लाई को टेम्पलेट और वांछित पैटर्न की मदद से काटा जाता है। फिर टुकड़ों को लेई, गेहूं के आटे, पानी और नीले विट्रियोल से बने पेस्ट का उपयोग करके शीट पर चिपका दिया जाता है। मुख्य रूप से महिलाएं बटन होल टाकों के साथ किनारों की सतहों का अलंकरण करती हैं। चेन सिलाई का उपयोग कढ़ाई के रूप में किया जाता है। मिलिंग या घुलावट प्रक्रिया के समय विभिन्न रंगों के टुकड़ों को ओवरलैप करके टाई डाई प्रभाव बनाया जा सकता है। उत्पाद वस्तु। इस शिल्प के उत्पादों की विस्तृत श्रृंखला देखने को मिलती है, जैसे कि फर्श के कवर, पायदान, टेबल पर प्लेट आदि रखने की चटाइयां, आसन, बैग, इनसोल ईयरमफ, शयन कक्ष चप्पल और आदि। वर्तमान परिदृश्य, कम लागत वाली विस्कोस शीट के साथ प्रतिस्पर्धा। आधुनिक तकनीकों और मशीनरी के साथ साथ गुणवत्ता और मात्रा की कमी के कारण प्रतिबंधित विदेशी बाजार। बाजार में प्रोत्साहन का अभाव और ऋण सुविधा का अभाव। मिलिंग और कार्डिंग प्रक्रिया बहुत श्रम मांगती है और ये प्रक्रिया उन्नत मशीनों द्वारा की जा सकती है। इस व्यापार में लोगों के ज्ञान और शिक्षा का अभाव है, परंतु कुछ निवेश और उचित विपणन के साथ अच्छी मात्रा में पैसा कमाया जा सकता है। इसके साथ हम ये प्रस्तुति समाप्त करते हैं और आशा करते हैं कि आप लोगों ने कुछ सीखा होगा। धन्यवाद।